नमस्कार। मैं डॉक्टर आसिफ कुरैशी, इंटेंसिव केयर फिजिशियन, मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी में कंसल्टेंट हूँ और आप सबके सामने आज उपस्थित हूँ एक चर्चा और ख़ास चर्चा के साथ, जिसका हमने नाम रखा है चीनी पे चर्चा। जब भी हम चीनी पे चर्चा करते हैं तो आप सबको शायद ये एहसास हो रहा होगा कि हम शुगर की यानी डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो आज हम आपको के साथ डायबिटीज़ के बारे में आपको उसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपसे मुखातिब हुए, रूबरू हुए। तो डायबिटीज़ एक ऐसी आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ को एक साइलेंट किलर का एक नाम दिया गया है, खिताब दिया गया है, क्योंकि जब डायबिटीज़ पहले किसी जब इंसान को होता है तो उसे पता नहीं चलता है थोड़े दिन, जब तक सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स जब नहीं आते हैं और जब आते हैं उसके बीच में काफ़ी लंबा गैप होता है और साइलेंटली काफ़ी चीज़ें इन दिनों में डैमेज होती है। इसलिए कहते हैं हमेशा कि नियमित जांच से ही, या कोई कैम्प में या एक्सीडेंटली कोई डायग्नोज होता है कि उसे शुगर है, या कोई नियमित जांच में पता चलता है। और वैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो थोड़े दिन बाद डेवलप होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डायबिटीज़ के सारे एस्पेक्ट को आज आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शुगर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में भी उसका प्रेवलेंस होते जा रहा है। तो शुगर की बीमारी का इंडिया एक बहुत बड़ा एक कंट्री, हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा डायबिटिक बर्डन एक आने वाले ज़माने में भी एक एस्टिमेटेड है। और इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जब किसी इंसान को जब शुगर होती है तो सबसे पहले तो वो असिम्टोमेटिक रहता है, मतलब उसे कोई सिम्टम नहीं रहता है, लेकिन बाद में पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है, मेरा वेट कम हो रहा है, मुझे एक कमज़ोरी महसूस हो रही है, अशक्तपना जिसको हम बोलते हैं मराठी में। तो ऐसी स्थिति में जो भी पेशेंट इस तरीके की कंप्लेंट करता है तो सबसे पहले हमें उसका शुगर चेक करना चाहिए। शुगर चेक करने के बाद में जब ये पाते हैं कि वो डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के अलावा वो कितने दिन से डायबिटिक है, पिछले 6 महीने में उसका क्या स्थिति है, और उसके साथ उसके कुछ जो ये साइलेंट फेज में कुछ उसके और भी ऑर्गन को कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, वो जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। फास्टिंग पोस्टिंग तो आपने सुना होगा कि जो टेस्ट होता है वो शुगर के लेवल जानने के लिए होता है, जैसे कि 110 के अंदर फास्टिंग होना चाहिए, 160 के अंदर पोस्ट मील होना चाहिए। पोस्ट मील का मतलब होता है नाश्ते के 2 घंटे के बाद, जहाँ से हमारा नाश्ता खत्म होता है उसके 2 घंटे के बाद हम पोस्ट मील करते हैं। तो ये रेंज में अगर आप है तो ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को सिम्टम्स होता है तो हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है HbA1c। HbA1c की जाँच में हमें ये पता चलता है कि वेदर पेशेंट इज रियली डायबिटिक और नॉट, इवन इफ जबकि उसका शुगर अगर नॉर्मल है लेकिन सिम्टम्स है और HbA1c ज़्यादा है, तब भी हम उसको डायबिटिक लेवल करेंगे। तो डायबिटिक HbA1c का लेवल स्टार्ट होता है 6 से, और 6 के ऊपर अगर वो HbA1c का लेवल अगर आता है 6, और बहुत सारे इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन ADA जिसको बोलते हैं, एक अमेरिकन डायबिटिक, सब क्या करते हैं कट ऑफ लिमिट है, लेकिन एक मोटे तौर पे 6 से या 6.5 के ऊपर आता है तो हमें विजिल होना चाहिए। जब कभी हम किसी पेशेंट को डायबिटीज़ लेवल करते हैं कि आपको शुगर है, अगर वो शुरुआती शुगर है, उसके शुगर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उसे एडवाइस करते हैं नॉन ड्रग थेरेपी, जिसको बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कि आपको दवा के बगैर उसको अपनी नियमित दिनचर्या लाइफस्टाइल चेंज करके उसको, ये तो मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ आपको, लाइफस्टाइल चेंज करना, अपने नियमित तौर से एक्सरसाइज करना, वॉक करना, खान पान में अपनी सुधार लाना, ये लाइफस्टाइल है। और ड्रग थेरेपी मतलब कुछ दवाइयों के मदद से उसको ट्रीट करना। लेकिन इन सब के पहले मैं आपको ले चलता हूँ डायबिटीज़ में, कि डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी सी हम विस्तार में जानकारी लेंगे। आप डायबिटीज़ की विस्तार जानकारी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़
मोटे मोटे तौर पे, वैसे तो उसके कई टाइप्स हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक लेमैन को एक पेशेंट के एक लेमैन को समझाने के लिए मोटे मोटे तौर पे डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं। एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 का मतलब होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जिन पेशेंट में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसे हम टाइप 1 कहते हैं। और जिस पेशेंट में इंसुलिन रहने के बावजूद वो इंसुलिन उनमें काम नहीं करता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उसको वो होता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में जनरली जो उसका जो पेशेंट का जो लुक होता है वो थोड़ा सा थिन लिन पेशेंट में देखा जाता है, उसमें दुबलापन होता है। टाइप 2 जनरली देखा गया है कि वो थोड़े से ओबीस पेशेंट में, जिनका वेट ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उन लोगों में देखा गया है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप। अब इसके कॉज के ऊपर आते हैं, ये होता क्यों। डायबिटीज़ का कॉज बड़ा वेरिएबल है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि वो जेनेटिक है। आपके अगर बाप दादा आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की बहुत संभावना है। बहरहाल आप अपना लाइफस्टाइल, दिनचर्या को बदल कर, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके उस जेनेटिक डायबिटीज़ को थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर सकते हैं और उसको उसका एक सिवियरिटी और ग्रेविटी आप कम कर सकते हैं जबकि आपको पता है कि आपके खानदान में डायबिटीज इज कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि आपका लाइफस्टाइल, जो पेशेंट का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी नहीं है, उसमें डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना आजकल है। और तीसरा है खान पान। आजकल ये फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के ज़माने में। ये फास्ट फूड इनटेक डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कॉज माना गया है आज के इस मॉडर्न ज़माने में। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक चीज़ है जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए कि जो पेशेंट में हम सस्पेक्ट करते हैं उसको अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहीं ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तो नहीं है। अगर हम उसे ठीक करते तो शायद हम इससे बच सकते हैं। तो ये हो गया उसका कॉज। टाइप में आपको मोटे मोटे तौर पर बता चुका हूँ कि टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जिसमें एक में इंसुलिन की कमी है, जिसमें इंसुलिन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 1 का ट्रीटमेंट अलग होता है, टाइप 2 का ट्रीटमेंट अलग होता है। हम आगे जब ट्रीटमेंट पार्ट में आएंगे तो हम आपको डिटेल में इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि डायबिटीज़ से हम क्यों डरते हैं। शुगर बढ़ा है तो ठीक है, लेकिन शुगर बढ़ने से कुछ चीज़ों के बॉडी में हार्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ में सबसे पहले आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। सबसे पहले जो पेशेंट में देखा गया है डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है, वैसे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी पहले आएगा और बाकी कॉम्प्लिकेशन बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको सीरियली एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है पेशेंट जब डायबिटीज़ उसका थोड़ा पुराना हो जाता है तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरे पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, झुंझुनाहट हो रही है। बहुत सारे पेशेंटों को हाथ पैरों में जलन होती है, बहुत से पेशेंटों को तलवों में जलन होती है। तो ये एक न्यूरोपैथी की वजह से होता है। इसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से डायबिटीज़ में जो उनका जो नर्व्स है वो डैमेज होती है, उसलिए न्यूरोपैथी होता है। लेकिन उसका भी एक अलग सिम्टोमेटिक हम इलाज करते हैं डायबिटीज के साथ साथ, क्योंकि शुगर का इलाज करना सिर्फ शुगर को कम करना नहीं है, बल्कि उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसको साथों साथ उसको भी ट्रीट करना, साथों साथ ट्रीट करना। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कुछ मोटे मोटे तौर पे आपको उसके कॉम्प्लिकेशन बताते रहो कि एक तो आपने को डायबिटिक न्यूरोपैथी बताया हूँ, एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज से किडनी खराब होने का अंदेशा होता है, जिसको हम और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो उसको बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट और मैक्रोवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो छोटियाँ धमनी है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बड़ी साइज की धमनी होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट। सबके ऑर्गन्स की जो साइजेस है वो उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। तो न्यूरोपैथी के बाद आता है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब होता है डायबिटीज से होने वाली जो समस्या किडनी में होती है उसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं। और डायबिटीज से सबसे कॉमन बातें होती है कि रेटाइनोपैथी होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे आंखों से कम दिखना चालू होता है। जब ऑप्थेल्मोलॉजी से उसको जब चेक करता है तो ये पाता है कि डायबिटीज़ के कारण उनका रेटाइना जो है वो डैमेज हो गया। अकॉर्डिंगली फिर हम उसको
स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ हम उसके रेटाइना का भी टाइम रहते हुए इलाज कर लिए तो शायद हम उसकी आंख का विजन जाने से बचा सकते हैं। तीसरा है डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटिक फुट अल्सर बहुत कॉमन है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि पैरों के सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो पेशेंट को कोई चीज चुभती है तो उसका एहसास नहीं होता है, और जाहिर सी बात है कोई चीज चुभेंगी अगर उसका एहसास नहीं होगा तो उसका जख्म बन जाएगा। तो जख्म जब बनता है तो उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर की एक विशेषता ये है कि शुगर के कारण और कुछ वेसल्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत डिले होता है। आपने देखा होगा किसी को डायबिटीज से पैरों में जख्म होते हैं तो उसको बहुत तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, उसका डिब्राइडमेंट किया जाता है, उसका ऑफलोडिंग किया जाता है, उसको नियमित रूप से ड्रेसिंग किया जाता है, फुट केयर के बारे में पेशेंट को काउंसिल किया जाता है। पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप चप्पल ना पहनते हुए जूता पहनो ताकि रास्ते चलते समय आपको ठोकर या कोई भी चीज़ छुए तो उसका एहसास नहीं होगा, तो कम से कम आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इस तरीके के प्रिवेंशन अगर हम पेशेंट को बताते हैं तो वो डायबिटिक फुट से भी बच सकता है। तीसरा मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि हमारे जो मैक्रोवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे हार्ट की कोरोनरीज है जो हार्ट के को ब्लड सप्लाई देती है, उसके अंदर में वेसल्स खराब होना चालू होती है। जब वेसल्स खराब होंगी तो उसका ल्यूमेन डायमीटर कम होगा और कभी उसमें क्लॉट फंस गया तो हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं वही डायबिटीज़ में बहुत अहम मानी जाती है, इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है हार्ट से संबंधित समस्या है। तो डायबिटीज अगर आपका रिस्क फैक्टर है तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज का होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और उससे बचने के लिए हमें अगेन फिर वही कि हमें टाइट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ का मकसद ये है कि अगेन मैं ये आपको पहले भी बताया कि नॉन ड्रग थेरेपी और ड्रग थेरेपी। नॉन ड्रग थेरेपी मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना दिनचर्या अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना और नियमित रूप से आपकी जांच करना कि आपका शुगर बराबर लेवल्स में है कि नहीं, आपका HbA1c लेवल में है कि नहीं, और प्रॉपर आपका ड्रग और ट्रीटमेंट लेना, फार्माकोलॉजी का ट्रीटमेंट लेना। ट्रीटमेंट पार्ट में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपसे कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करूँ। तो इस तरीके से अगर अपने आप को प्लान करके रखे तो शायद हो सकता है आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज आने से आपको होने से आप उससे बच सकते हैं और उसको आप मुलतवी भी कर सकते हैं, उससे आप दूर जा सकते हैं। तीसरा है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। जैसे हमने बताया कि डायबिटिक फुट अल्सर की जब हमने बात करें तो डायबिटिक फुट अल्सर नॉन हीलिंग अल्सर की दो कारण होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कि सेंसेशन नहीं रहता है, उसके पैरों में जख्म हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है, उसका हीलिंग प्रोसेस कम है। हीलिंग प्रोसेस कम होने की दो वजह, एक तो शुगर है और एक तो PVD जिसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। जैसे कि शुगर हार्ट के नाड़ियों को खराब कर रहा है, वैसे बॉडी के हर पार्ट में भी तो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ भी खराब होते हैं, वहाँ भी खराब होने की संभावना है। पैरों की नसें जब खराब होंगी तो पैरों का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। पैरों का ब्लड सप्लाई अगर कम होगा तो जो डायबिटिक फुट अल्सर होते हैं, जो न्यूरोपैथिक अल्सर होते हैं, उससे हीलिंग में डिले हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि शुगर के पेशेंटों को पैरों के जख्म जब होते हैं, हम आम इंसान को अगर पैरों का जख्म होता है जिसको शुगर भी नहीं है, जिसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी नहीं है, तो उसके जख्म 15-10 दिन में या 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन डायबिटिक फुट अल्सर, डायबिटिक के पैरों के जख्म महीनों चलते हैं। तो उसका एक पद्धति होती है, प्रॉपर एक तरीका होता है उसको ट्रीट करने का। अपार्ट फ्रॉम शुगर कंट्रोल एंड द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अलावा डायबिटिक फुट को ट्रीट करने का एक अलग एक तरीका है। जहाँ तक हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को जैसे आपके बचने का एक तरीका ये है कि अगर आपको उससे बचना है तो नियमित रूप से जांच करना, बराबर से दवाई खाना, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। नियमित रूप से जांच का मकसद है कि आपके कोलेस्ट्रॉल की जांच करना, आपका कार्डियोलॉजिस्ट से आपका वर्कअप कराना, जिसको हम कार्डियक वर्कअप बोलते हैं, जिसमें TMT इको आता है। अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है तो शायद हमें एंजियोग्राफी करके उसको अगर टाइम से अगर देखे हमने तो शायद हम उसको जल्द से जल्द उसका हम निदान किए तो जल्द से जल्द हम उसको ट्रीटमेंट करके उसको बड़े हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। जनरली ये देखा जाता है कि एक और कॉम्प्लिकेशन जो बहुत रेयरली पाया जाता है डायबिटीज़ में, उसको बोलते हैं डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी।
बहुत दिन पे जब शुगर हो जाता है तो हार्ट के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है, हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम आता है, उससे पेशेंट को हार्ट फेलियर होने के चांस रहते हैं। पेशेंट जनरली उसमें कंप्लेन करता है कि मेरी सांस फूल रही, पैरों में सूजन आ रही है, तो उस हिसाब से फिर उसको हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देके, डायबिटीज देके उसको ठीक करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी के पीछे कहीं कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रीज़न तो नहीं है, तो उसके लिए हमें एंजियोग्राफी लेके उसको फिर जैसे आपको बताया कि उसको आगे जो भी उसको अगर ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी करना है, ज़्यादा ब्लॉकेज है तो फिर बाईपास। तो ये तो हो गया आगे के कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में बहुत बड़ी चर्चा हो गई है हमारी। मैनेजमेंट में हम आते हैं, मैनेजमेंट में बहुत सारे मोडालिटी है, जैसे कि हमने डायबिटीज़ को जब हमने डिवाइड किया था टाइप के हिसाब से मोटे मोटे तौर पे, वैसे अगर आप उसके एकेडमिक तौर पे जाएंगे तो उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन एक लेमैन को समझाने के लिए मोटे मोटे तौर पे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। टाइप 2 है आप जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट, एज द नेम इट सजेस्ट, नाम में ही बात छुपी हुई है। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब आपका बॉडी इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीज़ की बदन में बॉडी में कमी होगी जाहिर सी बात है हम उसका रिप्लेसमेंट भी उसी से करेंगे। तो टाइप 1 का डायबिटीज़ का एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। कोई अगर टाइप 1 डायग्नोस होता है, अगर कोई किसी गलती से अगर किसी ने उसको गोलियों का अगर ट्रीटमेंट बताया तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि टाइप 1 का गोलियों का कोई भी रोल नहीं है। इसमें कुछ आजकल नए दवाइयाँ आई है उसको छोड़कर, लेकिन उसका बेसिक इलाज जो है वो इंसुलिन है। इंसुलिन की कमी अगर हम कर देंगे या इंसुलिन पेशेंट का बंद कर दिया तो एक बहुत घातक कंडीशन डेवलप होती है टाइप 1 में, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो एक जानलेवा कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसमें पेशेंट एसिडोसिस में चला जाता है और बहुत बार पेशेंट की सांस भी उखड़ती है और इमरजेंसी में लैंड अप होता है हॉस्पिटल में। टाइप 1 में कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि जो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट, हम ओरल ट्रीटमेंट हम सपोर्ट के लिए, बट द बेसिक बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट टाइप 1 का इंसुलिन ही है, लेकिन कुछ सपोर्टिव गोलियाँ हम लोग उसको चालू कर सकते हैं साथ में, जैसे वोग्लीबोज होता है जो कि अपने इंटेस्टाइन में से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन होने से रोकता है, तो वो उतना हमारा ग्लाइसेमिक लोड जो है ब्लड में कम होता है, तो हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दूसरा है SGLT2 इनिबिटर्स। SGLT2 इनिबिटर बहुत ही नया एक नायाब चीज़ डायबिटीज़ की दुनिया में एक आई है और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है वर्ल्ड में उसके कारण। तो SGLT2 इनिबिटर का मतलब ये होता है कि जो किडनी में जो ब्लड में एक्सेस शुगर है वो कुछ अमाउंट ऑफ द शुगर वो यूरिन के जरिए अपना बाहर निकल जाता है, तो हमारा ब्लड के अंदर जो ग्लाइसेमिक लोड है, जो शुगर का लोड कम हो जाता है, उसके चलते हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बस इतना ही एक गोलियों का फायदा है टाइप 1 में। अदरवाइज एक मेरा टेक होम मैसेज है कि ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज इज इंसुलिन, द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज इज इंसुलिन। अब आते हैं हम टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 में बहुत सारे मोडालिटी है, ये जैसे कि कभी भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नॉन ड्रग थेरेपी, जिसको मैंने बार बार बताया कि प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये हो गया कि हम अपने एक्सरसाइज, हमारा एक्टिविटी, हमारा खान पान, ये सारी बातें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है। और जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काम नहीं करता है तो हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड द पेशेंट लाइफस्टाइल, वो हिसाब से द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओरल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो जिनको हम गोलियों से ट्रीट करते हैं डायबिटीज़ को, वो है मेटफॉर्मिन। फिर बाद में जब मेटफॉर्मिन एक सिंगल ड्रग थेरेपी जब काम नहीं करती है तो हम उसको कंबाइन करते हैं सल्फोनिलयूरेज। सल्फोनिलयूरेज में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, ग्लिमेप्राइड आता है, ग्लिसराइड आता है, ग्लिबेनक्लामाइड आता है और ग्लिबोराइड आता है, बहुत सारे, डिपेंडिंग डॉक्टर का एक अपना डिस्कशन होता है कौन से पेशेंट को कौन सा दवा सूट करेगा, वो हिसाब से हम उसको मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। हम उसके साथ वोग्लीबोज, जैसे आपको पहले बताया, जो इंटेस्टाइन से अपना शुगर को एब्जॉर्प्शन करने में मतलब एब्जॉर्प्शन कम करता है, उसके साथ हम 3 ड्रग थेरेपी भी जा सकते हैं, या उसके साथ बहुत बार हम SGLT2 इनिबिटर ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन। अगेन ये डॉक्टर का डिस्कशन है कि किसको SGLT2, रीपाग्लिनाइड बहुत अच्छे ड्रग्स है जो कि डायबिटीज़, जो कि किडनी के पेशेंटों में जिनको अर्ली नेफ्रोपैथी हो जाता है उसके लिए सेफ माना गया, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स को बहुत बार हम सल्फोनिलयूरेज अवॉइड करते हैं
क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, इसलिए हम रिपरलेनाइड उसमें यूज़ करते हैं। जैसे और दूसरे वाले जो ड्रग्स हैं आजकल, नया जो मोडालिटी है ट्रीटमेंट का, DPP-4 इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं, जितने भी ग्लिप्टिन्स आते हैं वो ग्लिप्टिन्स हमारे शुगर को कम करने में मदद करते हैं, और सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। जैसे मेटफॉर्मिन है, वो डायबिटिक टाइप 2 डायबिटिक में जो रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन तो है लेकिन सेल्स के अंदर वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ा देता है। पायाग्लिटाजोन अगेन डायबिटिक रेजिस्टेंस में काम आता है। सल्फोनिलयूरियस जो ब्लड में एक्सेस शुगर है उसको अंदर ढकेलने में, मतलब सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटरसेलुलर ले जाने में मदद करता है। रिपरलेनाइड अगेन वो चीज़ सेम चीज़ है। DPP-4 का मोटे मोटे तौर पे आपको एक्शन बता देता हूँ कि DPP-4 मतलब ये है कि एक एंजाइम्स होता है, उसको वो इनहिबिट करके हमारे शुगर को अगेन सेल्स के अंदर शिफ्ट करने में मदद करता है। और सारे ये पैंक्रियाटिक मीडिएटेड ट्रीटमेंट है, मतलब आप मोटे मोटे तौर पे ओरल ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों का कर सकते हैं एक्सेप्ट SGLT2 एंड वोग्लीबॉल्स। ये दोनों दवा को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास दवा है वो पैंक्रियास के थ्रू मीडिएट होके ही एक्ट करेंगे। मतलब दे ऑल दीज ड्रग्स दे हैव गॉट अ सेपरेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उनके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग तरीके का है, बट फाइनली दे विल नॉक योर पैंक्रियास टू गिव द इंसुलिन। बिकॉज मैंने आपको बताया कि टाइप 2 में इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन के एक्शन होने में प्रॉब्लम है, मतलब उसको इंसुलिन आपकी बॉडी में एक्ट नहीं कर रहा। तो दीज काइंड ऑफ द ड्रग वो जाके आपके इंसुलिन को नॉक करते हैं कि भाई हमें इंसुलिन चाहिए, और एक्सेस इंसुलिन वो हमें मिलता है। और जो मेटफॉर्मिन और पायग्लिटाजोन जो ग्रुप बताया मैंने आपको ड्रग, ये हमारे इंसुलिन जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जो हमारे सेल्स के टारगेट लेवल पे काम नहीं कर रहा है, तो उसको टारगेट लेवल पे काम करने के लिए मदद करेगा। दैट मीन्स वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करेगा। वेयरएज जो आपको वोग्लीबॉल्स बताया मैंने कि वोग्लीबॉल्स आकार जो वोग्लीबॉल्स जो रहता है वो एक्सेस शुगर अल्फा-1 ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जिसको हम कहते हैं। तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा इंटेस्टाइन से शुगर ब्लड में जाता है, लेकिन उस इंटेस्टाइन के रिसेप्टर को जब ब्लॉक करते हैं तो कुछ हद तक हमारा शुगर इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने से रुक जाता है, इसलिए हमारे ब्लड का शुगर का जो लेवल है, जो लोड है वो कम होता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वोग्लीबॉल्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ SGLT2 इनहिबिटर इज दैट कि ब्लड में जो एक्सेस ऑफ शुगर है, जो नॉर्मली हमारे नॉर्मल किडनी में एक्सक्रीट होता है यूरिन में अपनी किडनी के लेवल पे, और किडनी के लेवल पे रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में चला जाता है। सिर्फ वाटर हम लोग अपने और बाकी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट के साथ हमारी यूरिन, नॉर्मल यूरिन जो होता है पेशेंट नॉर्मल किडनी में, लेकिन अगर SGLT2 किसी को दे दिया तो किडनी क्या करती है, उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करती है शुगर को, बल्कि वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट करती है। मतलब दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वाटर के साथ साथ, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ साथ हमारा ग्लूकोज भी यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से हमारे ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी का वो कम होता है, इसलिए हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, ग्लूकोज लोड कम रहता है, तो हमारा ट्रीटमेंट ज़्यादा कारगर होता है। कम दवा में, कम एफर्ट्स में हम उसका शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और हम कॉम्प्लिकेशन। तो इन द मेन टेक होम मैसेज यही है कि एट द एंड ऑफ दिस होल लेक्चर आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताने से आपको बोर नहीं किया, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एक आमतौर से एक डॉक्टर होने की हैसियत से आपको देना चाहिए था। मैंने राइट फ्रॉम आपको ये बताया कि शुगर क्या है, शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो कैसे होता है, कॉज बताया आपको मैंने, टाइप्स बताया, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं जितने मैंने आपको बताया, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। नॉन ड्रग थेरेपी और ड्रग थेरेपी, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों। अब थोड़ी सी हम प्रिवेंशन पे फिर से बात कर लेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज इज ओनली कैन बी प्रिवेंटेड और कैन बी ट्रीटेड इन अ वेल वे बाय modification of your lifestyle, including your physical activity in the form of walk, gym, or whatever you plan to do, yoga at home, and your khan-pan, your dietary habits, avoid junk food to progress your diabetes, to prevent your diabetes, avoid the fatty food to
will end up into a complication of diabetes. Avoid the high carbohydrate diet to avoid your diabetes and to manage your diabetes well. So this is the take home message I give. So stay well, eat well, take care of yourself, take care of your diabetes, and take care of your food habits and lifestyle. Thank you very much. Issued in public interest by Unison Pharmaceuticals.